Hello students, all of you welcome to your free education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter number of first heredity and evolution of class 10. तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमें पढ़ना है इवोल्यूशन के बारे में. व्हाट इज इवोल्यूशन, व्हाट आर द रीजंस फॉर इवोल्यूशन. तो इवोल्यूशन के लिए क्या क्या रीजंस है, हाउ इवोल्यूशन हैड ऑकर ऑन द अर्थ which leads to the diversity amongst the living things. हम सभी सजीवों के अंदर जो विविधता देखते हैं अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स से, ये हमारे धरती के ऊपर कैसे तैयार हुए हैं और इवोल्यूशन के लिए जो अलग अलग थेरीज दिए हैं तो उस थेरीज के बारे में भी हमें पढ़ना है. देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो. तो बच्चों शुरू करते हैं हमारा टॉपिक इवोल्यूशन. तो इसमें एक कुछ क्वेश्चंस है जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं, जिस क्वेश्चन का आंसर जानना बहुत जरूरी है. तो पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अपेंडिक्स ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. तो बच्चों हमारे बॉडी के अंदर एक अपेंडिक्स नाम का ऑर्गन होता है. यहाँ पे आप ये जो फिगर देख पा रहे, ये फिगर के अंदर जो है ये जो ऑर्गन है, दिस ऑर्गन इज कॉल्ड एज अपेंडिक्स. इसे क्या कहा जाता है बच्चों, अपेंडिक्स कहा जाता है. और इस अपेंडिक्स का हमारे बॉडी के अंदर क्या काम है, डाइजेशन में क्या काम है, क्योंकि ये डाइजेस्टिव ऑर्गन का पार्ट है. ये देखिए यहाँ पे ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन और ये स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होता है और लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ स्टार्ट होता है, यहाँ पे एक बर्ड के जैसा एक ऑर्गन है जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं. तो अपेंडिक्स का हमारे बॉडी के अंदर कोई रोल नहीं है. डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन के लिए ये अपेंडिक्स कोई काम नहीं करता है. इसमें कोई भी फूड मटेरियल का डाइजेशन नहीं होता है, फिर भी हमारे ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर है. तो इसका क्या रीजन है. सेकंड देखिए बच्चों क्वेश्चन, आर आवर विजडम टीथ रियली यूजफुल फॉर चेविंग द फूड. तो हमारे बॉडी के अंदर जो है ये विजडम टीथ होता है. यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, दिस इज द विजडम टीथ. नेक्स्ट फिगर जो है यहाँ पे भी देख पाएंगे आप, विजडम टीथ जो है आखिरी जो दांत होता है हमारे, इसे विजडम टीथ या अक्ल दाढ़ भी कहा जाता है. तो ये विजडम टीथ जो है इसका चेविंग करने के लिए, हमारा खाना चबाने के लिए कुछ यूज है या नहीं. तो बच्चों आपको जानकर हैरानी होगी, तो ये विजडम टीथ जो है इसका हमारे बॉडी के अंदर भी कोई यूज नहीं होता है. एक्चुअली ये विजडम टीथ बहुत समय के बाद हमारे मुंह के अंदर जो है वो अराइज होता है आफ्टर द एज ऑफ 20 साल के बाद ये दांत जो है बहुत लोगों को उनके माउथ के अंदर आता है और इसका हमारे बॉडी के अंदर कोई यूज नहीं होता. इसका क्या रीजन है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, Why did the huge animals like dinosaur become extinct? हमने डायनासोर के बारे में पढ़ा, इसके बारे में आपने फिल्म भी देखी है. लेकिन ये जो ऑर्गेनिज्म है अभी एक्सटिंक्ट हुआ है, ये ऑर्गेनिज्म हमारे धरती के ऊपर अभी फिलहाल प्रेजेंट नहीं हुई. तो ये ऑर्गेनिज्म जो है हमारे धरती के ऊपर से कैसे लुप्त हो गए, इसके पीछे क्या रीजन है, इस रीजन के बारे में हमें जानना है. और लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, Why are the many species of एनिमल्स एंड बर्ड्स गेट एक्सटिंक्ट. बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में हमने हमारे दादा दादी से सुने हैं, कुछ जियोग्राफिक चैनल पे भी हम देखते हैं कि ये एनिमल्स पहले हमारे धरती के ऊपर था लेकिन अभी हमारे धरती के ऊपर नहीं है. तो इसके पीछे क्या रीजन है बच्चों. तो ये सभी क्वेश्चन है, इसके आंसर जो है वो सभी छिपे हैं इवोल्यूशन इसमें. तो अब जैसे ही हम इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे तो इस सभी क्वेश्चन जो है इसका आंसर हमें मिलेगा. तो इवोल्यूशन के बारे में अभी हम स्टार्ट करते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों. इवोल्यूशन क्या है. इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ चेंजेस ऑकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन. तो ये जो है ये बदलाव की एक प्रक्रिया है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है. लेकिन ये बदलाव की प्रक्रिया जो है, जो बदलाव आते हैं सजीवों के अंदर, ये कोई एक दिन में नहीं होता है, ये बहुत ही लंबी प्रोसेस है. दिस इज अ वेरी स्लो ग्रोइंग प्रोसेस थ्रू विच द डेवलपमेंट ऑकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये बहुत ही धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, ग्रेजुअल प्रोसेस है. क्रमिक चेंजेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं जिसकी वजह से सजीवों में विकास होता है. ऑल द स्टेजेस इन द डेवलपमेंट, ये जो डेवलपमेंट या चेंजेस की जो स्टेजेस है, ऑल द स्टेजेस इन द चेंजेस
ऑकर्स इन वेरियस कंपोनेंट्स, और ये जो बदलाव आते हैं तो अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं, एंड दिस कंपोनेंट्स आर रेंजिंग फ्रॉम स्टार्स एंड प्लैनेट्स इन द स्पेस एंड द बायोस्फीयर दैट इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ, एंड ऑल these changes are taking place should have to कंसिडर इन द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन का जब हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो इसमें जो है सिर्फ सजीवों के अंदर जो बदलाव आते हैं इसका ही अध्ययन नहीं किया जाता है, तो स्टार और प्लैनेट्स इसके अंदर भी बदलाव आते हैं, और उसके साथ साथ जो बदलाव आते हैं वो हमारे बायोस्फीयर के अंदर भी आते हैं, और इस सभी चेंजेस का इवोल्यूशन के अंदर अध्ययन किया जाता है। इवोल्यूशन यानी कि उत्क्रांति, बदलाव। तो व्हाट इज द इवोल्यूशन? इवोल्यूशन क्या होता है बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू द चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स of several generations in living organisms as a response to the natural selection is called as evolution। तो evolution में क्या होता है? न्यू स्पीसीज तैयार होती है। तो नई स्पीसीज कैसे तैयार होती है? तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ कैरेक्टर्स रहते हैं, कुछ कैरेक्टर्स के अंदर बदलाव आते हैं, ये दर पीढ़ी और दर पीढ़ियों में इस कैरेक्टर में बदलाव होते जाते हैं, और जिसकी वजह से, और ये जो होने वाले बदलाव है, कुछ बदलाव जो है यूजफुल होते हैं और कुछ बदलाव हार्मफुल होते हैं। जो बदलाव यूजफुल होते हैं, जो चेंजेस यूजफुल होते हैं, उसे नेचर सिलेक्ट करता है। तो नेचर सिलेक्ट करता है यानी कि इसका अर्थ क्या है? ऐसे बदलाव जो जीने के लिए उपयुक्त है, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग एनवायरनमेंट को जो है वो उस एनवायरनमेंट में जी सकता है, उस बदलाव की वजह से वो ऑर्गेनिज्म जो है वो नेचुरली सिलेक्ट होता है। और जो बदलाव हार्मफुल होते हैं यानी कि उस बदलाव की वजह से वो ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग एनवायरनमेंट में नहीं जी पाता, वो ऑर्गेनिज्म नष्ट हो जाता है। और ये चेंजेस जो होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स में चेंजेस आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ह्यूमन इवोल्यूशन। तो एक ऑर्गेनिज्म जो इसमें देखिए, ये ऑर्गेनिज्म कहाँ कैसे दिखता है? ह्यूमन, और ये ऑर्गेनिज्म में कोई चेंजेस नहीं आते, लेकिन यही हमारा एंसेस्टर है। ऐसे बदलाव होते गए, और इस बदलाव की वजह से अभी जो ह्यूमन यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये ह्यूमन यहाँ पे इवॉल्व हुआ है। तो इस तरह से जो है चेंजेस आते गए। चेंजेस कहाँ पे आते गए? सेवरल कैरेक्टर्स में आते गए। अब देखिए यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये चलने के लिए दोनों पैर और हाथ दोनों के इस्तेमाल कर रहे हैं, धीरे धीरे चेंजेस आते गए, और इसके बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इवोल्यूशन की वजह से नई स्पीसीज भी तैयार होती है। ये आ गया बच्चों। तो बच्चों इवोल्यूशन जो है ये बदलाव की प्रक्रिया है, जिसमें ये जो प्रोसेस है ये कैसी है? ग्रेजुअल है। एक ग्रेजुअल, द चेंजेस ऑकर्स ग्रेजुअली एंड स्लो, यानी कि क्रमिक चेंजेस होते हैं और धीरे धीरे होते हैं। अब जो है 3.5 बिलियन ईयर एगो देयर वेयर नो लाइफ ऑन द अर्थ। तो 350 यानी कि इसका अर्थ है 3.5 बिलियन, इसका अर्थ है 350 लाख साल पहले हमारे धरती के ऊपर कोई ऑर्गेनिजम्स नहीं था। और फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो है, फर्स्ट लिविंग थिंग जो है, वो ओशिन के अंदर हमारे धरती के ऊपर तैयार हुए हैं। तो बच्चों हम देखेंगे अब कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, हाउ द लिविंग थिंग्स आर अराइजेस ऑन द अर्थ। तो पहले देखिए 3.5 बिलियन ईयर एगो नो लाइफ ऑन द अर्थ, यानी कि 350 साल पहले हमारे धरती के ऊपर कुछ भी नहीं था, लिविंग थिंग्स भी नहीं थे और एलिमेंट्स कुछ भी नहीं था। तो सबसे पहले क्या हुआ है? हमारे धरती के ऊपर सिंपल एलिमेंट्स तैयार हुए इन द ओशिन ऑफ द अर्थ। समंदर के अंदर सिंपल एलिमेंट्स, ओशिन यानी कि पानी था तो इसके अंदर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फिर कार्बन, इस नाइट्रोजन, तो इस तरह के सिंपल एलिमेंट जो है वो सबसे पहले तैयार हुए। और इन सिंपल एलिमेंट से फिर क्या तैयार हुए हैं? सिंपल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हमें पता है कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। तो एक से ज्यादा एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन हो गए और उसके साथ साथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो तैयार हुए। फिर इस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये पहले सिंपल थे, और सिंपल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से फिर क्या तैयार हो गए? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार हो गए। इसमें थे प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड।
तो सबसे पहले प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड तैयार हुए, और प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से पहली प्रिमिटिव टाइप जो सेल थी वो तैयार हो गई। और पहली जो प्रिमिटिव सेल थी, जो बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसमें सिर्फ क्या था, जेनेटिक मटेरियल था, और इट इज मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे हम वायरस के बारे में पढ़ते तो वायरस इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। वायरस में क्या है, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। इसको हम लिविंग भी नहीं मानती, लिविंग सेल भी नहीं कहते, क्योंकि ये लिविंग क्यों नहीं, क्योंकि इसके अंदर सेल ऑर्गेनेलिज नहीं होते, और नॉन लिविंग क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें रिप्रोडक्शन होता है। तो पहली सेल थी जो थे, पहले तो वायरसेस तैयार हुए होंगे, और जिसके बाद फिर प्रिमिटिव टाइप सेल तैयार हुई थी, उसमें मिक्सचर था कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल का। और ये जो सेल थी, और इस सेल में फिर ग्रोथ होके गई, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज, सेल की संख्या क्या हो गई, फिर बढ़ती गई। सेल की संख्या कैसे बढ़ती गई, एंड द नंबर ऑफ सेल आर इंक्रीजेस एट द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग केमिकल्स। तो उसके सराउंडिंग मीडियम में जो भी केमिकल मटेरियल थे, उस केमिकल मटेरियल को ये सेल खाते थे, और सेल खाने की वजह, सेल ये मटेरियल को खाते थे, और उसकी ग्रोथ होती गई और उनकी संख्या बढ़ती गई। एंड देन देयर ऑकर द डिफरेंसेस अमॉन्ग द सेल, और सेल के अंदर कुछ बदलाव ऐसे आते गए, सम ऑफ द चेंजेस आर यूजफुल एंड सम ऑफ द चेंजेस आर हार्मफुल। तो कुछ सेल जो थे, उस सेल में ऐसे बदलाव आते गए, तो उन बदलाव की वजह से उनमें अच्छी ग्रोथ होती गई, एंड दे शोज द गुड ग्रोथ। तो गुड ग्रोथ, एंड जिस सेल के अंदर अच्छी ग्रोथ होती गई, उनकी संख्या भी बढ़ती गई। तो गुड ग्रोथ, इसका अर्थ क्या है, उनमें ऐसे बदलाव आते गए जिन बदलाव की वजह से वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में एडजस्ट करते थे, और सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जीने के लिए वो बदलाव आवश्यक थे, और वो आवश्यक बदलाव होने की वजह से उन सेल की संख्या बढ़ती गई। लेकिन कुछ सेल ऐसी थी कि दे डू नॉट एडजस्ट द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, तो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में वो एडजस्ट नहीं कर पाते थे, इसकी वजह से दैट सेल्स आर पेरिश, यानी कि वो सेल नष्ट हो गई। लेकिन जिनमें यूजफुल चेंजेस थे, उन सेल की संख्या बढ़ती गई, और उन सेल की संख्या बढ़ती गई, और उसके बाद जो है वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में सेल तैयार हो गए, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स तैयार हो गए। तो आज जो है वी कैन सी द ह्यूज type of plants at present, the different types of plants and animals are exist on the earth, and you can see the variety of plants and variety of animals on the earth। तो इस तरह से आप ह्यूज वेराइटी देख पा रहे हैं प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, एंड ह्यूज डाइवर्सिटी अमॉन्ग द शेप एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ देयर बॉडी। शेप और मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पे तैयार हुए हैं। अब एनिमल्स के अंदर क्या क्या डाइवर्सिटी हमें मिली है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं अमीबा एंड पैरामेसियम। दिस वन इज द अमीबा एंड पैरामेसियम। तो अमीबा ये है, पैरामेसियम ये है, अमीबा। दे आर यूनिसेल्युलर एंड टू द कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग एंड जाइजेंटिक व्हेल। तो डाइवर्सिटी इन एनिमल्स, तो एनिमल्स में क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी है जो बहुत ही छोटे हैं, यानी कि माइक्रोस्कोपिक है, कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग है, इसकी बॉडी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, हमारे धरती के ऊपर सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ह्यूमन में, और सबसे बड़ा एनिमल जो है वो व्हेल है। तो डाइवर्सिटी इन द प्लांट्स, तो प्लांट्स के अंदर जो डाइवर्सिटी हम पाते हैं, द डाइवर्सिटी इन द प्लांट कंसिस्ट ऑफ द वेराइटी ऑफ स्पीसीज रेंजिंग फ्रॉम यूनिसेल्युलर क्लोरेला टू ह्यूज बनियन टी। तो क्लोरेला जो है यूनिसेल्युलर है, बहुत ही छोटा प्लांट है, और बनियन प्लांट जो है वो सबसे बड़ा प्लांट यहाँ पे हमारे धरती के ऊपर दिखाई देता है। लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ, हमारे धरती के ऊपर लाइफ जो है, लाइफ कैसे तैयार हुई है, तो लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ एवरीवेयर फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। तो पोल से लेके इक्वेटर तक सभी जगह पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट at every places like that of the air, then water, land, rock, soil, हवा के अंदर, पानी के अंदर, धरती के ऊपर, धरती के अंदर, सभी जगह पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो बच्चों प्रेजेंट है। एंड दिस लीड्स टू द डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड ह्यूमन बीइंग्स इज क्यूरियस टू नो द ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन ऑफ organisms having the great diversity in the life present on the earth since the ancient period। तो बहुत सालों से ह्यूमन बीइंग जो है वो सोच रहा है, इसको जिज्ञासा है कि हमारे धरती के ऊपर ये अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे तैयार हुए हैं, एंड फॉर दैट पर्पस डिफरेंट थ्योरीज इट हैज बीन पुट फॉरवर्ड। तो अलग अलग तरह की थ्योरी जो है वो हमारे
सामने रखी गई है अलग अलग साइंटिस्ट ने। द डिफरेंट थेरीज अबाउट द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ पुट फोर्थ एंड दैट हैड बीन प्रपोज्ड एट प्रेजेंट, एंड अमॉन्ग दिस द थ्योरी ऑफ living organisms, that is the gradual development of living organism is widely accepted। तो gradual development of living organism ये theory जो है सबसे ज्यादा accept की गई है, and this theory is also called as organic evolution। तो इस theory को organic evolution भी कहते हैं। अब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुए हैं और इस थ्योरी को हमें जानना है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये थ्योरी क्या हमें बताती है। अकॉर्डिंग टू द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द फर्स्ट लिविंग मटेरियल दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म इज अराइजेस इन द ओशिन। तो पहला जो जीव तत्व था वो जीव तत्व प्रोटोप्लाज्म के तौर पे हमारे धरती के ऊपर समंदर में तैयार हुआ, एंड from this protoplasm the first unicellular organisms it has been produced on the earth। तो इस प्रोटोप्लाज्म से इन ड्यू कोर्स जैसे जैसे समय बीतते गया उस प्रोटोप्लाज्म से फिर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स तैयार हो गए, एंड फ्रॉम दैट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स द लार्ज एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस ऑन द अर्थ दैट वी आर सीन ऑन द अर्थ। अभी हमारे धरती के ऊपर अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स हम देखते हैं, एंड ओवरऑल दिस प्रोसेस इज वेरी स्लो एंड इट टेक्स 300 करोड़ ईयर्स। तो ये जो बदलाव की प्रक्रिया थी, अब जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे धरती के ऊपर देखते हैं, इनको तैयार होने के लिए कितने साल लगे हैं? 300 करोड़ साल लगे हैं बच्चों। एंड these changes and development that are taking place in the living organisms, and that changes are overall and multidimensional, and that leads to the evolution of different organisms on the earth। तो हमारे धरती के ऊपर जो अलग अलग तरह के हम ऑर्गेनिजम्स देख पाते हैं, ये इवोल्यूशन की वजह से हमारे धरती के ऊपर तैयार हुए हैं। और ये जो इवोल्यूशन हुआ है, ये चेंजेस उनके बॉडी के अंदर हुए हैं, ये चेंजेस कैसे थे? ओवरऑल और मल्टी डायमेंशनल, सभी बहुआयामी जो है वो चेंजेस उनके बॉडी के अंदर आए हैं, एंड दिस ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। और इस सभी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं। और इस इवोल्यूशन की वजह से जो है अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स हमारे धरती के ऊपर तैयार हुए हैं, एंड दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन इज ऑर्गेनाइजेशनल। ये जो है संगठनात्मक जो है प्रोसेस है इवोल्यूशन के। संगठनात्मक क्यों है? क्योंकि एक ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे तैयार नहीं हुए, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे तैयार हुए, जिसमें यूनिसेलुलर से लेके जाइजेंटिक ऑर्गेनिजम्स तक तैयार है। तो इवोल्यूशन किसे कहते हैं बच्चों? द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम द एंसेस्टर ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। तो ये प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट की प्रक्रिया थी, और इसमें जो हम अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे देख पा रहे, ये ऑर्गेनिज्म जो है ये जो है उसके एंसेस्टर, उनके पूर्वजों से तैयार हुए हैं, और जो इनके पूर्वज है वो उनके अंदर जो है उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है अलग अलग था, और डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट फंक्शंस वाले ऑर्गेनिज्म से अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पे धरती के ऊपर तैयार हुए हैं। देयरफॉर इवोल्यूशन की नई डेफिनेशन हमें मिली है, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम द एंसेस्टर हैविंग द डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो है इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है। अब इवोल्यूशन हुआ कि नहीं, ये थ्योरी जो है ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो ये है कि नहीं, तो इसके लिए कुछ एविडेंसेस है। जो ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ इवोल्यूशन ये वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी क्यों है? क्योंकि इसके लिए एविडेंसेस जो है वो अवेलेबल है। और कौन कौन से एविडेंसेस है, उस एविडेंसेस के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।